गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे थे और इसमें जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया गया है वो जनरेशन्स के बेस पे किया गया है कि जो जनरेशन्स कौन कौन सी होती है या किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यार कि जब भी किसी भी जनरेशन की बात की जाए तो जनरेशन बेसिकली क्लासीफाई है कितनी कैटेगरीज में? पांच। तो हमें याद रखना टोटल 5 जनरेशन यहां पर होती है। तो जिसमें सबसे पहली जनरेशन जो थी वो किस पर बेस्ड थी? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को किससे रिप्लेस किया? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बाद आईसी। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी को किससे रिप्लेस किया गया? वीएलएसआई। वीएलएसआई का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद यूएलएसआई का पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पूछा जाए कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी के अंदर मशीन भाषा यूज होती है? मशीन भाषा फर्स्ट जनरेशन। कौन सी? फर्स्ट। असेंबली, सेकेंड बेसिक, ठीक है माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर, ठीक है एआई पर आधारित कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन। अब देखो इसमें लास्ट जो इंट्रोडक्शन में जो लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है अगला जो लास्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन वाले भाग में आता है जिसे कहते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है तो अगला पार्ट आपका यहां पर यूज होता है जिसे कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं उस कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की बात करता है कि कंप्यूटर किस तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है अभी रिसेंटली आपके कई पेपर में इससे संबंधित भी सवाल पूछे गए हैं। तो यार कि जब भी किसी भी कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है। तो ये हम कहते हैं कि या तो हम कहते हैं कि टाइप ऑफ डेटा ऑपरेशन। तो ये टाइप ऑफ डेटा ऑपरेशन बेस्ड है। ठीक है टाइप ऑफ ऑपरेशन हम कहते हैं कि डेटा पर किए जाने वाले, ठीक है किए जाने वाले ऑपरेशन, ठीक है ऑपरेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि किस तरीके के ऑपरेशन को आप परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सेकेंडली जो पार्ट आपका यहां पर यूज होता है आपका कहा जाता है कि बेस्ड ऑन, ठीक है बेस्ड ऑन साइज। ठीक है हम कहते हैं कि साइज जिसे हम आकार कह सकते हैं, ठीक है कॉस्ट, ठीक है मूल्य एंड कैपेसिटी। ठीक है दो तरह से यहां पर कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है। ठीक है जैसे रिसेंटली एक पेपर हुआ था उस पेपर में सवाल पूछा गया था कि किस कंप्यूटर इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर डेटा ऑपरेशन के आधार पर प्रकार नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। या फिर इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि कौन सा कंप्यूटर साइज के बेस पे सबसे बड़ा होता है या कौन नहीं है, ऐसा देखो। ठीक है तो इसमें तीन तरह के कंप्यूटर जनरली होते हैं। एक कंप्यूटर होता है जिसका नाम कौन सा कंप्यूटर होता है? एनालॉग। कि सबसे पहला जो कंप्यूटर इस कैटेगरी में है वो एनालॉग होता है। ठीक है एनालॉग के बाद में इस कैटेगरी में दूसरा जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर को कौन सा कहते हैं? डिजिटल। क्या आप कहते हैं कि सेकेंडली जो कंप्यूटर यहाँ पर काम में लिया गया डिजिटल होता है और डिजिटल के बाद में यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर होता है? हाइब्रिड। ठीक है अभी एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन कंप्यूटर का प्रकार नहीं है और उसमें नाम था हाइड्रो डिजिटल। हाइड्रो डिजिटल कुछ होता नहीं है। यहाँ पे जब भी बात करेंगे तो चार तरह के कंप्यूटर होते हैं प्रमुख रूप से। पहला कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर। क्या करेंगे? सबसे पहला जो कंप्यूटर सुपर हो सकता है। ठीक है सुपर के बाद में यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो कंप्यूटर काम में लिया गया है उस कंप्यूटर को हम मेन फ्रेम कह सकते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम के बाद में अगली जो कैटेगरी यहाँ पर कंप्यूटर की आती है उसे कौन सी कहते हैं? मिनी कंप्यूटर कहते हैं। और मिनी के बाद में नेक्स्ट जो लास्ट कंप्यूटर आपका यूज होता है उस कंप्यूटर को कौन सा कंप्यूटर कहेंगे? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं।
तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, जैसे सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं। जैसे अभी एक पेपर में लूमी किसका उदाहरण है, तो लूमी किसका उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर। तो पहले लिखो, फिर एक एक करके समझते हैं इनको। अधीनस्थ बोर्ड में तो तगड़ा ही घोटाला हो रहा लगता है मेरे हिसाब से। बताओ कट ऑफ, अभी पटवारी की कट ऑफ गई है 249 नंबर 300 में से। अब ये तो 2 गुना की लिस्ट है अभी। दो फाइनल जब लिस्ट जाएगी तो 260 265 तक पहुंच जाएगी कट ऑफ। और वहीं आरपीएससी अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है, 40% लाओ पहले। आरपीएससी तो बहुत ही कठिन पेपर बना रहा है। अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर कचरा कर दिए, बहुत सिंपल सिंपल पेपर बनाने लग गया। ये वीडियो, इस बार के वीडियो का पेपर देखो और पिछला वीडियो का पेपर देखो। इस बार का तो वीडियो का पेपर चतुर्थ श्रेणी से भी थर्ड क्लास पेपर है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं इस बार तो, एक एक लाइन के। हम्म। हो गया नोट। चलिए देखो सर, देखिए इस कैटेगरी में देखो सबसे पहला जो पार्ट आपका दिया गया है डेटा की बात करता है। और कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। ठीक है, किस तरह से डेटा को प्रोसेस किया जाता है, क्या फिर हम कहते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग का टाइप क्या होता है, उस बेस पे होता है। तो देखो समझो कि पहले हमें यहां पर याद रखना कि जब भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो एक कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है, ये डेटा प्रोसेसिंग जो बेसिकली डिफाइन की जाती है टाइप्स ऑफ डेटा के बेस पे होती है। अब हमें याद रखना कि जो डेटा है वो हमारे पास में या तो किस फॉर्म में हो सकता है, एनालॉग। क्या आप कह रहे हैं डेटा जो है या तो हमारे पास में एनालॉग हो सकता है, और या फिर कोई भी जो डेटा है वो आपका किस फॉर्म में हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में हो सकता है। अब जिस तरीके का डेटा होगा उसी तरीके के डेटा को प्रोसेस करने वाले सिस्टम की जरूरत होगी। तो यहां पे देखो याद है कि एनालॉग का मीन ऐसे डेटा से होता है, ठीक है, जो कि डेटा आपका कैसा होता है, कंटिन्यूअस। तो हम कहते हैं कि एनालॉग का मीन आपके कंटिन्यूअस फिजिकल डेटा से होता है। तो हम कहते हैं कि कोई भी लगातार, ठीक है, लगातार जो भौतिक रूप से उपलब्ध होता है वो कैसा होता है, एनालॉग। अब एक चीज, जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके जितने भी नेचुरल सिग्नल होते हैं, ठीक है, नेचुरल सिग्नल होते हैं वो एनालॉग होते हैं या डिजिटल होते हैं?
नेचुरल सिग्नल, नेचुरल जो भी नेचुरल रूप से अवेलेबल है वो आपके एनालॉग होता है या डिजिटल होता है? एनालॉग होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक तरीके से जैसे आपने नाम किसकी बात कर सकते हैं, करंट हो गया, ठीक है, जैसे वोल्टेज आपका हो गया, जैसे आपका क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, जैसे कि क्या हो सकते हैं, स्पीड। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपके होते हैं हमेशा एनालॉग की जब भी बात की जाएगी तो एनालॉग हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि आपका इस तरीके से ये आपका सिग्नल हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट जनरली हम करते हैं कौन सी वेव से करते हैं, साइन वेव से। तो यहां पर हमेशा याद रखें कि ऐसे कंप्यूटर जो लगातार प्रोसेस होने वाली किसी भौतिक इकाई कौन, करंट, वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर आदि को मापने के लिए काम में लिए जाते हैं, उन सभी कंप्यूटर को कौन सा कंप्यूटर कहेंगे, एनालॉग। तो ये इन सभी कंप्यूटर का उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां आपकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये रियल टाइम का मतलब होता है वास्तविक समय के आधार पर प्रोसेस करना। भाई जैसे अभी के अभी प्रोसेस होगा, जैसे हम कहते हैं इस क्लास का टेम्परेचर अभी मेजर किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी शाम को आकर अभी का टेम्परेचर मेजर हो जाए, नहीं हो सकता। तो जो रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है वहां पर हमेशा एनालॉग सिस्टम का ही यूज होता है। देखिए यहां पे इसके बाद में देखो, डिजिटल का मतलब होता है जो कि किस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट। ठीक है, और ये कोई जरूरी नहीं होता कि सिग्नल हमेशा कैसा हो, लगातार हो। ठीक है, और ये डिस्क्रीट सिग्नल आजकल कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है बिट के फॉर्म में। बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट, बाइनरी, और बाइनरी डिजिट आप सभी को पता है जीरो और क्या होता है, वन होता है। तो अगर हम किसी सिस्टम में डेटा को बाइनरी डिजिट जीरो और एक के रूप में प्रोसेस करते हैं, वो कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे ये जो भी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, यहां पर ये जो भी आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, इन सभी सिग्नल्स को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहां पर एक कंटिन्यूअस जो पार्ट आपका यहां पर यूज किया जा सकता है। तो यहां पर ये जो पार्ट आपका दिया जाता है हमेशा हम जिस नाम से जानते हैं, तो ये आपका सिग्नल हाई होता है, ये सिग्नल लो है, फिर हाई है आपका, लो है और हाई है। और इसे जनरली हम जिस नाम से जानते हैं वो कौन सी वेव्स कहते हैं, स्क्वायर वेव्स कहते हैं। तो यहां पर याद रखना कि आपके जितने भी कंप्यूटर आजकल हम यूज कर रहे हैं, नाउ डेज वी आर यूजिंग कंप्यूटर, और वो सभी कंप्यूटर कौन से वाले कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल। ठीक है, आजकल हम जितने भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो सब डिजिटल हैं। चाहे माइक्रो कंप्यूटर बोलो, चाहे पर्सनल कंप्यूटर बोलिए, चाहे स्मार्टफोन बोलिए, टैबलेट बोलिए, लैपटॉप बोलिए, मिनी कंप्यूटर बोलिए, ये सब कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल। ठीक है, डिजिटल कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं हम, डिजिटल, ठीक है, आपके वॉच की बात कर लेते हैं, वो सब डे। तो याद रखना कि ऐसे जो कंप्यूटर जो दोनों के फीचर्स, आप कई कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों ही सिग्नल को समान रूप से प्रोसेस किया जाता है, वो कौन से होते हैं, हाइब्रिड। ठीक है, जैसे आजकल मेडिकल के क्षेत्र में जितनी भी डिवाइसेस होती है जनरली वो कौन सी होती है, हाइब्रिड। जैसे आईसीयू का मॉनिटर हो गया, ईसीजी हो गया, वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम हो गया, फ्लाइट सिमुलेशन सिस्टम हो गए, ये सब किस में आते हैं, हाइब्रिड। तो या तो एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशन आ सकती है या एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी एक एग्जाम में आया कि फ्लाइट सिमुलेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आया। तो इनमें एक एक पॉइंट लिख लो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले लिखिए एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में लिखिए, यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का कंप्यूटर है
एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग जिसका उपयोग जिसका उपयोग लगातार लगातार भौतिक डेटा लगातार भौतिक डेटा जैसे जैसे करंट, वोल्टेज, स्पीड आदि को प्रोसेस करने हेतु किया जाता है। आदि को प्रोसेस करने हेतु किया जाता है। प्रोसेस करने हेतु किया जाता है। तो ज्यादातर याद रखना कि यूज्ड फॉर आपका इन्हें किस लिए यूज किया जाता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये हमेशा ध्यान रखना कि वास्तविक समय के आधार पे जब भी प्रोसेसिंग होगी तो ये होते हैं। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हो कि आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है, ऑल नेचुरल सिग्नल्स, ठीक है, आर अनालोग अनालोग इन नेचर। ठीक है, सभी जो आपके सिग्नल होते हैं, नेचुरल सिग्नल जो भी होंगे वो किस नेचर के होंगे, अनालोग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर याद रख सकते हो डिवाइस से, जैसे अमीटर का नाम सुना है आपने। ठीक है, वोल्ट मीटर भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप लोगों ने स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर भी हो सकता है। पहले अगर बात करें, एनालॉग क्लॉक भी आपकी इसमें शामिल हो सकती है। तो जनरली यहां पे जो कंटिन्यूअस मैनर में आपकी यूज कर सकते हैं, तो ये ज्यादातर हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस मैनर में आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जैसे थर्मोमीटर भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये सब डिवाइस है, जैसे सीस्मोग्राफ वगैरह होता है। तो यहां पे देखो, जब भी किसी भी एनालॉग सिग्नल की बात होगी तो एनालॉग सिग्नल हमेशा आपके कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। तो हम कहते हैं कि जो वेरी करता है, हम कहते हैं ना कि ऐसा एनालॉग का मतलब क्या है, हमेशा याद रखिए, जब भी एनालॉग का मतलब होता है कि जो, ठीक है, हम कहते हैं कि दैट वेरी कंटिन्यूअसली। ठीक है, कंटिन्यूअसली जो लगातार आपका क्या करता रहता है, वेरी। जो होता है ना कि आपने अभी सिग्नल में रिप्रेजेंट किया था, तो यहां पर ये सिग्नल बार बार क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां पर ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए हमने कहा कि ये आपके कौन से साइन, या कई बार हम कहते हैं कि इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कौन से वाले सिग्नल से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो वैसे तो एग्जाम में डायरेक्ट एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा कंप्यूटर उदाहरण आपका हो सकता है। तो याद रखना कि जो कंटिन्यूअसली वेरी करता है वो आपका कौन सा कहलाता है, एनालॉग। ठीक है, इसके बाद में आपने कहा कि दूसरा जो कंप्यूटर होता है जिसे कौन सा कहते हैं, डिजिटल। और याद रखना कि डिजिटल कंप्यूटर का मीन ऐसे कंप्यूटर से है, ठीक है, जो डेटा को बाइनरी डिजिट 0 और 1 के रूप में क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो लिखिए, डिजिटल कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर जो एक प्रकार का कंप्यूटर जो डिस्क्रीट डेटा ब्रैकेट में लिख सकते हो, जैसे नंबर, लेटर, सिंबल। एक प्रकार का कंप्यूटर जो डिस्क्रीट डेटा को प्रोसेस करता है, डिस्क्रीट डेटा को प्रोसेस करता है और
इन डेटा को बाइनरी अंक बाइनरी अंक 0 तथा 1 में बाइनरी अंक 0 तथा 1 में दर्शाया जा सकता है तो एक तरीके से हम कहते हैं कि जनरली ये जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो आपके या तो किसकी बात करते हैं, काउंटिंग की, ठीक है, काउंटिंग की बात करते हैं, या आपके ठीक है कौन से ऑपरेशंस की बात करते हैं, अर्थमेटिक हो सकता है, या फिर आपके कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, हमें किसी भी तरह की काउंटिंग करना है, काउंट करना है, या कोई भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने हैं तो वो आपके इसके माध्यम से हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब जो लगातार नहीं होता। अरे देखो, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, और उसमें वर्ड यूज किया गया था कौन सा, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स की जब भी बात करेंगे तो जैसे एग्जाम्पल में आप सभी को जैसे डिजिटल कैलकुलेटर, तो ये हम कहते हैं कि डिजिटल कैलकुलेटर हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे जितने भी आप लोग क्या यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन हो सकते हैं, टैबलेट हो सकते हैं, ठीक है, आपके लैपटॉप आपके हो सकते हैं, जितने भी पीसी जो होते हैं वो भी क्या है, इसी के एग्जांपल्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो यहां पर बेसिक आपको याद रखना है कि भाई 0 और 1 में है तो मीन्स कौन सा होगा, डिजिटल। और आजकल हम जितनी भी कंप्यूटर यूज करते हैं, बताओ कौन से यूज करते हैं, एनालॉग यूज करते हैं, डिजिटल, हम डिजिटल यूज करते हैं। तो ये हम जितनी भी कंप्यूटर यूज करते हैं वो डिजिटल होते हैं, इसलिए हम हर चीज डिजिटली पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, कंप्यूटर कोड पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, वो सब डिजिटल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये यूज किए गए हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन से कंप्यूटर को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, कौन से, डिजिटल। भाई एनालॉग में तो हम कोई रीप्रोग्राम नहीं कर सकते भाई, जैसे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापने के लिए काम आएगा, उसमें प्रोग्राम भी कौन सा होगा, वही होगा। ऐसा थोड़ी उसको हटाकर हम दूसरा प्रोग्राम डाल लें, गेम खेलने लग जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता वो, ये ठीक है। इसके बाद में अगला जो पार्ट आपका यहां पर यूज किया जाता है हमारे द्वारा, ठीक है, नेक्स्ट जो कंप्यूटर आपका काम में लिया जाता है वो कौन सा कंप्यूटर है, हाइब्रिड। तो यार ना, हाइब्रिड कंप्यूटर जितने भी होते हैं, अब देखो होता है क्या है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है, जैसे मान लीजिए आपके हाइब्रिड कंप्यूटर की जब भी बात करेंगे तो यहां पर देखो समझो कि आपकी कोई भी प्रोसेसिंग करनी है तो कैसे होगी। देखो आजकल हम कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने के लिए एक भाग का यूज कर रहे हैं जो कि कौन कहलाता है, सीपीयू। और जब भी सीपीयू की बात की जाएगी तो सीपीयू इज कैपेबल टू परफॉर्म डेटा इन बाइनरी। हम कहते हैं ये किस में प्रोसेसिंग करता है, बाइनरी। तो हम कहते हैं कि ये जो पार्ट बाइनरी का मतलब कौन सा पार्ट हो गया, कौन सा हो गया, डिजिटल। तो यहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी इनपुट रिसीव किया, आपने कोई इनपुट रिसीव किया, ठीक है, अब यहां से प्रोसेसिंग होगी, फिर हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर क्या होता है कि इस जगह पर एक भाग यूज किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, एडीसी। ठीक है, एडीसी का मतलब यहां पर कहलाता है आपके अनालॉग टू आपके कौन सा, डिजिटल। ठीक है, हम कहते हैं कि अनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के रूप में यहां पर यूज किया गया है। ठीक है, फर्दर यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट रिवर्सिबल भी हो सकता है, आपके ये जो पार्ट आपका दिया गया है, जैसे क्या कह सकते हैं, डिजिटल टू, ठीक है, एनालॉग कन्वर्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये यूज हो सकते हैं। तो यहां पर याद रखना कि हाइब्रिड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस प्लस डिस्क्रीट डेटा।
ठीक है, जो दोनों को समान रूप से प्रोसेस करने में सक्षम होता है वो कंप्यूटर कौन सा होता है? हाइब्रिड। अब देखो, एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पेट्रोल पंप पे लगे कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग। क्वेश्चन है, पेट्रोल पंप पर तेल मापकर मूल्य बताने वाली मशीन कौन सी है? फिर डिजिटल आती है। तो एक्चुअल में देखो, यहां पे हाइब्रिड में दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो लिख लो हाइब्रिड कंप्यूटर। यह है, या फिर ऐसे लिखो, एक प्रकार का कंप्यूटर, एक प्रकार का कंप्यूटर जिसमें 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 अनालोग अनालोग तथा डिजिटल कंप्यूटर, अनालोग तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों की समान रूप से विशेषताएं होती है। दोनों की समान रूप से विशेषताएं होती है। तो एनालॉग का मतलब होगा कंटिन्यूअस मैनर में, और डिजिटल का मतलब कौन सा होगा? डिस्क्रीट। कि जो दोनों की सिमिलर मैनर में विशेषता रखने वाले कंप्यूटर आपके कौन से वाले होते हैं? ये। तो हम कह रहे हैं कि आपके जैसे रियल टाइम में जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, देखो, तो हम कहते हैं कि एक तरीके से हमने एनालॉग की बात की, तो एनालॉग बताओ, एनालॉग में जो प्रोसेसिंग होती है रियल टाइम के आधार पे होती है क्या? हाँ, होती है या नहीं होती? तो हम कहते हैं कि रियल टाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग आपकी होती है विद, ठीक है। अब ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हाई एक्यूरेसी। तो ये वाला जो पार्ट हमेशा याद रखना है कि रियल टाइम कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग किसकी वजह से है? एनालॉग। लेकिन हाई एक्यूरेसी जो है वो किसकी सहायता से है? एक्यूरेट। तो हम कह रहे हैं कि डिजिटल आपकी प्रोसेसिंग रूप कर सके, डिजिटल रूप में हम यूज कर सके, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं कि डिजिटली हम यूज कर रहे हैं, वो उससे कंट्रोल करना और उस पे लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखना चाहो, जैसे आईसीयू मॉनिटर, आईसीयू मॉनिटर हो सकता है, ठीक है, आईसीयू मॉनिटर आपका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा, ठीक है, आप लोगों ने ईसीजी, ठीक है, हम कहते हैं ईसीजी मशीन भी यहां पर यूज हो सकती है। कि जो ईसीजी मशीन होती है वो भी आपकी इसी कैटेगरी में क्या हो सकती है? शामिल हो सकती है। इसके अलावा जैसे आपका वेदर, तो हम कहते हैं कि वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम भी यहां पे शामिल हो सकता है। इसके अलावा आपके जैसे कंपनी, जो इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मशीनें होती है जो किस पर काम करती है? देखिए, कॉम्बिनेशन पर काम करती है। तो देखो, यहां से तो डायरेक्टली आपको बस यही याद रखना है, याद रखना है कि अगर लगातार प्रोसेस होने वाले किसी डेटा की बात होगी तो कौन सा कंप्यूटर होगा? बताओ, लगातार प्रोसेस होने वाले डेटा की बात होगी तो एनालॉग, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए जीरो और एक के रूप में प्रोसेस होने वाले कंप्यूटर की, डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषता रखने वाले कंप्यूटर की बात हो, हाइब्रिड। बस, ठीक है, हमें मेजर रूप से यही पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। जैसे समझो कि नॉर्मली एग्जाम में क्या होता है कि इसी तरीके से आपके बेसिक पॉइंट पूछे जाते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल क्या है, हाइब्रिड क्या है, कौन कंप्यूटर हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी तो सीधा क्वेश्चन आएगा, हाइड्रो डिजिटल नाम दे दिया गया आपके फोर्थ ग्रेड के पेपर में, ठीक है। अब यहां पे देखो, आगे समझते हैं, हो गया नोट ये? चलिए, ठीक है। अब देखो, यहां पे इस वाले भाग में जब भी कोई भी पार्ट आपका बनता है,
कि जैसे हम कहते हैं कि कोई भी आपका जो पार्ट आपका यूज किया गया है, जैसे हम कह सकते हैं कि कभी भी आपके एग्जाम में जैसे कोई भी क्वेश्चन, अरे कहाँ गया, देखो, ठीक है, इस तरीके से यहां पर कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे समझो कि अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये अभी लेटेस्ट पूछा गया था एक पेपर में, ये 2020 में एसएससी में आया, लेकिन अभी अभी पेपर हुआ था एनएचएम का, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर हुआ था, उस पेपर में क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने वाले कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर में यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो समझो, पर्सनल कंप्यूटर की जब भी बात करें, देखो इस कैटेगरी में नाम दिया गया पर्सनल कंप्यूटर, और पर्सनल कंप्यूटर तो आपके जनरली हम कहते हैं कि कौन से कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, फिर एनालॉग की बात करें तो तो ये वाला अगर हटा तो ये भी हट गया, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है, पर्सनल कंप्यूटर। अब यहां पे एनालॉग की बात कर रहे हैं, तो एनालॉग के बारे में हमने कहा कि जो कि किसी भी डेटा को किस मैनर में करता है, कंटिन्यूअस मैनर में। और हाइब्रिड, अब हाइब्रिड जो कंप्यूटर है वो दोनों की कॉम्बिनेशन है। तो हम देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई इतनी डिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद में वो ये बता पाता है कि टेम्परेचर ये है, बता पाता है ये एग्जैक्टली बता, और उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये कंप्यूटर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये। तो यहां पर आजकल जैसे आपके ये आपके नेशनल ट्रैफिक ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे जो नेविगेशन सिस्टम होता है, भाई आप एटीसी जो कंट्रोल एयर ट्रैफिक का मतलब क्या है, जो आप प्लेन चला रहे हो, ये चला रहे हो। ठीक है, अभी नहीं देखी तुमने फिल्म, लेटेस्ट फिल्म आई ना, कौन सी, इश्क इज रिस्क है, हाई क्या आई है, इश्क रिस्क आई है, कौन सी आई है, अच्छा तेरे इश्क में, अच्छा, अरे वो उसकी तो वो आई है, ये भी आई है, इश्क रिस्क भी आई है, ये उसमें अमेजन प्राइम पे, या अमेजन प्राइम पे वेब सीरीज आई है। ठीक है, हाई रिस्क है वो, ऐसे ऐसे कोई पता नहीं ऐसे नाम है, इश्क रिस्क ही है। इसकी पम्मी की है, पम्मी की जो, वो जो नहीं पम्मी, जानते हो पम्मी को, आश्रम देखो ये है, देखो अब वही चीज है, देखो हम समझ ये, अब एक चीज देखो कि हम कहते हैं ना कि लाइफ का कुछ नहीं पता। ठीक है, हम कहते हैं ना, हमें अपनी लगातार मेहनत करनी चाहिए, और मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा हुआ होता है। बॉबी देओल अपने पूरे बॉलीवुड करियर में फ्लॉप, ठीक है, और कोरोना में उसकी एक वेब सीरीज आई आश्रम, और उससे उसने इतनी पॉपुलैरिटी और इतना पैसा कमाया होगा जो उसने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया होगा। ठीक है, हम कहते हैं कि जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमें समय पे, अब जैसे देखो, उसने, आपने देखा होगा कि अभी मूवी आई थी जानवर, एनिमल, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो तो मांग रहे हैं एनिमल है, एनिमल आई है, तो अब उसमें भी क्या है, आदमी का मतलब उसकी जो एंट्री है, उसकी एंट्री ने पूरी फिल्म में किसको खत्म कर दिया, रणवीर को, मतलब उसकी एंट्री ने पूरी फिल्म को खत्म कर दिया। तो यही कहानी है कि हमें, देखो, समय का कुछ नहीं पता। कई बार हम सोचते हैं कि यार मैं इतने सारे एग्जाम दे लिए, अब मेरा नहीं हुआ तो, और हो सकता है कि वो आपका अंतिम एग्जाम होने वाला था जो आपने छोड़ दिया। तो ये बहुत बार होता है, जैसे कई बार, जैसे पिछली बार, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जैसे कंप्यूटर अनुदेशक में नहीं, और भगवान की दया से तो अब किस्मत ऐसी चल रही है कि भर्ती लगातार आ रही है। आप देखो, ऐसा कोई तैयारी करने वाला को देखो, आप 2022 में जिस बच्चे का रह गया किसमें, बीसीआई में, ठीक है, उसके पास जस्ट मौका मिल गया 2000 आपके 23 के अंदर एग्जाम वापस कौन सी वैकेंसी आ गई, आइए, आइए, खत्म नहीं हुई थी तो सिस्टम असिस्टेंट, ठीक है, सिस्टम असिस्टेंट के बाद में प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोग्रामर वैकेंसी। तो यहां पे देखो, आपने जो मेहनत की उसका फायदा किसमें मिल गया, आईए में। बहुत सारे स्टूडेंट जो इसमें 2022 वाली अनुदेशक में नहीं लग पाए, लेकिन किसमें हो गए, आईए। और कई जने आईए में नहीं लगे तो किसमें लगे, सिस्टम। और सिस्टम असिस्टेंट तो वापस आएगी, सिस्टम असिस्टेंट की तो वैकेंसी वापस आएगी। उसका कारण क्या है, 230 पद थे,
जिसमें से 160 तो खाली हो गए, भाग गए सब, आईए में चले गए सब। ठीक है, और ये भी जो अगर बात करें मुश्किल से कितने से बच्चे हैं, अब 70 जने बच्चे हैं। अभी आईए की एक लिस्ट और आनी बाकी 120 जनों की। अगर मान लो इसमें से भी 20-30 हो गए तो फिर बचे ही क्या उनके पास में, तो हाई कोर्ट फिर से निकालेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें तैयारी करनी है। और मैं कह रहा हूं ना कि आप जब एग्जाम्स देते हैं तो आपको भी नहीं पता होता कि कौन सा एग्जाम मेरा निकलेगा। ठीक है, जैसे कई जने ऐसे होते हैं जो पटवारी का एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन पटवारी में फेल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं किसमें, वीडियो में। तो दोनों का सिलेबस क्या है, सेम। और हमेशा वीडियो और पटवारी की कहानी ये रही है, एग्जाम आगे पीछे रहा है, पहले पटवारी फिर वीडियो, चाहे 2016 से देख लो आप, हमेशा आगे पीछे चल रहे हैं ये एग्जाम। तो इसीलिए क्या है कि जब हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे अन्य एग्जाम है। अब तुमने फॉर्म नहीं भरा, नहीं तो बहुत अच्छा मौका था किसका, ईएमआरएस। ईएमआरएस के बाद में अभी कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है किसका, डी ट्रिपल एस पी, 675 पोस्ट है टीजीटी की। अब भाई भी यहाँ पे सेंट्रल क्या है, अलवर वाले के लिए दिल्ली पास में है, बाड़मेर दूर है। भाई सीधी सी कहानी है कि जो भरतपुर वाले के लिए मथुरा पास में है, बाड़मेर बहुत दूर है। तो अभी जैसे यूपी की बहुत अच्छी वैकेंसी निकली थी, यूपीएलटी ग्रेड की 1100 पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी जब यूपी वाला बच्चा वहां से यहाँ आ सकता है तो हमारे तो बगल की बगल में जिनके पास है तो एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, ये यूपी की 1100 पोस्ट निकली थी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में अगर ये तो 3 मेजर वैकेंसीज आपके, इसमें भी अच्छी वैकेंसी 1100 पिछली बार बीएड था जिसकी वजह से 90% सीटें खाली थी, इस बार बीएड हटा दिया। तो ये आपके पास, ये जाना नहीं जाना बात की बात है, एग्जाम दो, फिर बीसीआई का एग्जाम है। ठीक है, और सब कुछ अगर सही रहा, ठीक है, और जो चल रही है, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी वैकेंसी है, 7,000 की आईएगी पंचायती राज में, अगर फाइल अप्रूव हो जाती है तो। ठीक है, इस एग्जाम में हो या नहीं हो उसमें जरूर हो जाएगा। ठीक है, लगातार तैयार, और लगातार इसके अलावा आईए की नई वैकेंसी वापस आएगी, 2,000 नई सीटें क्रिएट हो गई। देखिए, हो सकता है कि जाते जाते हमें, और हमें तो दो, हमें कह रहा हूं ना कि आपको बता रहा हूँ ये 2200 सीटें है ना, मेरे हिसाब से अभी के हालात को देखते हुए बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा भी वेटेड आया तो 2200 में से 1000 सीटें भी बढ़ जाए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसमें भी देखो टीएसपी एरिया की सीटें आएंगी, कैटेगरी वाइज सीटें केवल किसकी बढ़ती है, जनरल वाली, जनरल की सीटें बढ़ती है। तो यहां पर इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार फोकस करके, और 2200 सीटें कम होती है क्या, 2200 सीटों के लिए मुश्किल से फॉर्म आएंगे 1.25 लाख। तुम उनकी बात करो जिनकी सीटें 180 आती है और फॉर्म आते हैं 5 लाख। अभी जैसे पिछली बार किसका एग्जाम हुआ, एसएसटी सेकेंड ग्रेड है, ठीक है, 4.5 लाख फॉर्म आए और सीट आई है 97। ऐसे अभी पूछो लेवल 2 वाले से पूछो, थर्ड ग्रेड लेवल 2, कम से कम 10 लाख बच्चे हैं वो, और उनकी सीटें हैं मात्र कितनी, 2,000। अब 2,000 में भी हिंदी वाले से पूछो, साइंस वाले से पूछो, साइंस वाला कहेगा 100 सीटें, और जने कितने हैं, 2 लाख 2.5 लाख। कम से कम हमारे ये स्थिति तो नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि 1.25 लाख अगर फॉर्म आए तो 1 लाख जने एग्जाम देंगे, और 1 लाख में से मैं फिर कहता हूं कंपटीशन केवल कितने जनों में होगा, 10,000, केवल 10,000 में कंपटीशन। ठीक है, तो 10,000 में से हमें आना है, बाकी तो सब भर्तियों में पोस्ट लगती है लेकिन सीटें कितनी है। अभी आप देखो लेटेस्ट वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की, 25,000 पोस्ट, फॉर्म देखना है इसके 2 करोड़ से कम नहीं आएंगे। तो अभी रेलवे की ग्रुप डी में 1 करोड़ 38 लाख, देखिए 1 करोड़ 38 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है ग्रुप डी का जो अभी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो कम से कम हमारे ये तो नहीं है कि संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। ठीक है, तो ये आपके पास में मौका है, और ठीक है, हमें दोनों पेपर को लेके चलना है। फर्स्ट पेपर ये नहीं कि सेकंड पेपर पे ज्यादा ध्यान दिया और फर्स्ट पेपर रह गया, दोनों को बराबर लेके चलो। और मैं कह रहा हूं फर्स्ट पेपर में स्कोर कर लो, सेकंड पेपर में तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। कि फिर सेकंड पेपर चाहे कितना ही कठिन आए कैसा भी आए कोई टेंशन नहीं है, 50+ भी स्कोर कर लिया तो पास है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, और पेपर इजी आया तो कट ऑफ मार देगी, और कट ऑफ मारेगी तो
कैसे मरोगे तुम? फर्स्ट पेपर की वजह से। नॉन टेक वाले खींच जाएंगे 80-80 नंबर पहले पेपर में। बे पहले नॉन टेक्निकल वाले जो पटवारी का एग्जाम में जो 250 ला सकता है 300 में से, ठीक है, जिसमें तो कितना सारा सिलेबस है, उसमें तो इसमें पढ़ना ही कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब पटवारी के सिलेबस में तो हिंदी है, अंग्रेजी है, इंडिया जीके है, वो तो सब है ही नहीं इसमें। ठीक है, मैथ्स वहां इतनी लंबी चौड़ी मैथ्स है, यहाँ तो मैथ्स कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट पेपर पे कट, क्योंकि देखो अब वो 40-40 वाला तो रूल रहेगा नहीं। मतलब ये नहीं कि 40-40 लियाओ पास हो जाओ। सीटें कम है तो कट ऑफ बनेगी, और कट ऑफ जब बनेगी तो उसमें निर्णायक भूमिका रहेगी फर्स्ट पेपर की, कि आपने चाहे सेकंड पेपर में कितने भी नंबर लाए हो, लेकिन फर्स्ट पेपर में जिन्होंने स्कोर ज्यादा किया है ना, ठीक है, वो कट ऑफ से क्या चले जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे। तो इसलिए दोनों पेपर को साथ में लेके चलो और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। ठीक है, डेली की आदत बना लो कि मुझे रीजनिंग के 25 सवाल करना है। एसएससी के एसएससी के प्रैक्टिस सेट ले लो एसएससी के। ठीक है, और उसमें भी वो करो कि ये नहीं टॉपिक वाइज बिल्कुल नहीं करना है एसएससी का। डेली एसएससी में केवल कितने सवाल आते हैं? 25 सवाल आते हैं रीजनिंग के। डेली का एक पेपर सॉल्व करो। ठीक है, अभी अभी जैसे 2024 से शुरू कर दो। ठीक है, 2024 से शुरू कर दो, पीछे से शुरू कर दो, सारे के सारे पेपर। एसएससी के भी कितने सारे पेपर होते हैं, सीजीएल कर लो, एमटीएस कर लो, सीपीयूएसआई कर लो, दिल्ली पुलिस कर लो, रीजनिंग सबकी कर लो। और आज लगता है हमें जो एग्जाम जितने छोटे लेवल का होता है ना, उसका पेपर उतना कठिन आता है। एमटीएस का पेपर उठा के देखना कभी, तो एमटीएस का और 10+2 का पेपर उठा के देखना, वो ज्यादा कठिन आता है सीजीएल से। ठीक है, लगता है वो ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल वहां प्री मेंस कर दिए, सब जगह प्री मेंस है। तो आपको रीजनिंग, तो मैं कह रहा हूं रीजनिंग के आप एसएससी के सारे पेपर सॉल्व कर लो पिछले 4 साल के। ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है वहां से। ठीक है, सीधे पिछली बार भी ये एसएससी के फेवरेट सवाल हैं। ये वाले ये वाले आता है ना कि ये स्थान पर क्या आएगा, पिछली बार भी 2 सवाल थे। ठीक है, रीजनिंग प्रैक्टिस मानती है, आप चाहे कितना ही पढ़ लो। अब यहाँ पे वो आता है ना क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया 1, 7, 9, 11, 13, यहाँ क्या आएगा, ये प्रैक्टिस है, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है, प्रैक्टिस है। सीरीज में क्या है, प्रैक्टिस है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, देखो क्या होता है, जितने सवाल आंखों से देखे हुए होंगे ना, देखते ही दिमाग काम करेगा। अब जैसे होता है ना कि जैसे आ गया 1, 2, 3, 7, ठीक है, आपका ऐसा आ गया 11, 13, 17, ठीक है, आपका 23, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब पूछा अगला नंबर कौन सा होगा, या कौन सा गलत नंबर है, इसमें बीच में आ जाता है ना ऐसे। ठीक है, ऐसे दे दिया कौन सा, नो। अब आपसे पूछ लिया कि इसमें से कौन सा नंबर गलत है। ठीक है, तो अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 99% लोग अंतर निकाल लेंगे देखते ही। लेकिन दिमाग में अगर बात करें, सेट है कि ये आपकी सीरीज किसकी है, प्राइम नंबर्स की। ठीक है, प्राइम नंबर्स की सीरीज है, तो प्राइम नंबर की सीरीज देखते ही दिमाग में पड़ गया कि यार 1, 2, 3, 7 है, प्राइम नंबर है, तो 9 नंबर गलत है, यहाँ पे 9 की जगह क्या आना चाहिए, 11। अब सेम अगला क्वेश्चन कैसे बना देगा, 1, 3, ठीक है, यहां पर क्या कर देगा, 1, 3, फिर 6, फिर इसके बाद में 13, 13 के बाद में 20, 20 के बाद 29, ऐसा बना देगा। अब फिर इसने क्या किया, प्राइम नंबर्स को क्या कर दिया है, प्राइम नंबर्स जो आपके होते हैं उनका क्या कर दिया, अंतर कर दिया। तो यही चीज देखो यहां पे प्रैक्टिस से आती है, कि अगर आप जैसे होता है ना कि सीरीज में बहुत 13 तरह की सीरीज होती है वैसे। ठीक है, 13 तरह की। मैंने कंप्यूटर बाद में पढ़ाना शुरू किया, मैं रीजनिंग पढ़ाता था पहले। ठीक है, बैंकर्स अड्डा का नाम आपने सुना हो, करियर पावर का, मैंने बैंक वालों को रीजनिंग पढ़ाई है, ये तो बच्चों वाली रीजनिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मतलब आपको देखते ही पेपर में से ये होना चाहिए कि मैं क्लिक हो जाए। रीजनिंग ऐसी चीज है कि देखते ही सवाल क्लिक हो गया ना, तो हो जाएगा। नहीं तो फिर तुम कितना ही कर लो, कितने ही गोले कर लो, कितने ही ढूंढ लो। अब जैसे अनालोजी, क्लासिफिकेशन, इनमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अनालोजी क्लासिफिकेशन जैसे होता है ना कि जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गए कि भाई आपकी 40, यहाँ पे 43:12,
ठीक है, ऐसा आ गया 59 कॉलन, आगे क्या आएगा? अब क्या लॉजिक लगाओगे इसमें? अब जैसे कि अब वो कई लॉजिक ये लगाएंगे कि भाई माइनस करेंगे, जबकि लॉजिक क्या है, 4 को 3 से गुणा किया 12 आया, 5 को 9 से गुणा किया। अब ये ऐसा कोई लॉजिक होता है, वो कब पता चलता है? जब प्रैक्टिस किया हुआ होता है कि भाई हमारे दिमाग में चलता है स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब जैसे इसमें कोई लॉजिक लगा दो तुम, देखिए देखिए यहां पे जैसे हमने कर दिया कि ये और ये, अब यहां पर जैसे, तो इसमें कैसे भी लगा दे, 4 या 12, 12 में जोड़ दिया 3, 15, इसमें हो गया 9 पंचो 45, 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 48। ये सब प्रैक्टिस है, इसलिए हम रीजनिंग में इसीलिए तो मरते हैं हम कि प्रैक्टिस नहीं करते। डेली की आदत बनाओ, 100 दिन तक ऐसा काम करोगे तो 2500 सवाल कर दोगे। 2500 सवाल रीजनिंग के तुम एक बार कर लो, फिर उसके बाद देखना कि आपको पेन टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे दिखेंगे कि यार ये तो क्वेश्चन एकदम से दिखा। ठीक है, कई बार ये वाले क्वेश्चन है गिनने, काउंटिंग फिगर, अब काउंटिंग में कोई लॉजिक थोड़ी है, गिनने ही पड़ता है हमेशा, प्रैक्टिस है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो बनता है वो है। बाकी तो यहाँ पे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, मेन जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस तरीके से पूछा जा सकता है तो वो यही आपका होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे जो कंप्यूटर है जिसमें 4 तरह के कंप्यूटर है, जिसमें आकार के आधार पे कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर के बाद में आपका कौन सा कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम के बाद में अगला जो कंप्यूटर होता है जो कि कौन सा कंप्यूटर होता है? मिनी कंप्यूटर। और मिनी के बाद में अगला जो कंप्यूटर काम में लिया जाता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? माइक्रो। ठीक है, पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही बनता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, कॉस्ट एंड कैपेसिटी। कि साइज, कॉस्ट और कैपेसिटी के बेस पर इन कंप्यूटर का अरेंजमेंट होता है। तो सबसे बड़े कंप्यूटर आपके कौन से होते हैं? सुपर। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली जो कैटेगरी हम यहां पर यूज करते हैं कंप्यूटर की, उसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। तो आप कहेंगे सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे बड़े होते हैं, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, और बेसिकली इनका उपयोग किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रिलेटेड विद साइंटिफिक रिसर्च एंड डिफेंस पर्पस, कि कोई भी वैज्ञानिक कार्य करना है, रिसर्च कार्य करना है, डिफेंस के क्षेत्र में कार्य करना है, तो उस पर्पज के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कि हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर फास्ट इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेसिंग पर बेस होते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग का मीन है मोर देन वन प्रोसेसर इज यूज्ड साइमल्टेनियसली इन ए सिस्टम। जब भी हम एक सिस्टम में एक से ज्यादा सीपीयू को उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग। जैसे आजकल हम सुन रहे हैं डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ज्यादा प्रोसेसर होंगे तो सिस्टम की स्पीड भी क्या होगी? ज्यादा। तो इन कंप्यूटर्स की जो स्पीड मेजर होती है वो फ्लॉप्स में मेजर होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में होती है। मेन क्वेश्चंस आते हैं एग्जांपल्स के, तो पहले लिखो सुपर कंप्यूटर का मीन। क्या हम कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए सबसे पहले सुपर कंप्यूटर। तो यहां पे देखो ये आपके साइज में बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं इस तरीके से। भाई इसमें जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक सुपर कंप्यूटर का है वो इसका क्या है? साइज। बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो लिखिए सुपर कंप्यूटर में लिखिए, यह यह सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली तथा तथा आकार में सबसे बड़े, आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, जिनका उपयोग, जिनका उपयोग मुख्यतः, जिनका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी, वैज्ञानिक,
वैज्ञानिक कॉमा रिसर्च अनुसंधान आदि हेतु किया जाता है। रिसर्च आदि हेतु किया जाता है। आदि हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सुपर कंप्यूटर समांतर प्रोसेसिंग पर सुपर कंप्यूटर समांतर प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं। समांतर प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता को फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में मापा जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में मापा जाता है। तो याद रखिए कि जैसे पहले जो सुपर कंप्यूटर थे जिनकी स्पीड किसमें थी किलो फ्लॉप्स, फिर आपकी स्पीड किसमें आ गई है मेगा फ्लॉप्स, मेगा फ्लॉप्स के बाद में किसमें आ गई है गीगा फ्लॉप्स, गीगा के बाद में स्पीड आपकी किसमें आ गई है टेरा फ्लॉप्स, टेरा के बाद में स्पीड किसमें आ गई है पेटाफ्लॉप्स, और अभी जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उनकी स्पीड किसमें हो गई है एक्साफ्लॉप्स। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। ये तो यहां पे याद रखना किलो फ्लॉप्स, किलो का मतलब होता है कि अभी स्पीड आपकी प्रति सेकंड 10 की पावर कितनी थी 3। ठीक है, मेगा का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6, गीगा का मतलब 10 की पावर 9, ठीक है, नो टेरा का मतलब होता है 10 की पावर 12, पेटा का मतलब हो गया 10 की पावर 15 और एक्सा का मतलब हो गया 10 की पावर 16। ठीक है, यहां पे सॉरी 18। ठीक है, तो यहां पर देखो आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इन सभी मेमोरी यूनिट को इनके सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो स्पीड एक बड़ा फैक्टर है और हम आए दिन जो सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं उन सुपर कंप्यूटर का मेजर फोकस जो होता है वो किस पर होता है स्पीड पर, कि भाई स्पीड की बात यहां पर की जाती है। तो आपके आने वाले समय में कुछ कंप्यूटर्स होंगे जिनकी स्पीड ज्यादा होगी। उधर अगर बात करें आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज बन रही है उन नई टेक्नोलॉजीज का मेन फोकस क्या है स्पीड के साथ साथ किस पे भी फोकस करना साइज पे। ठीक है, आपके जैसे ये जितनी भी आपके प्रोसेसर पर बेस कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर बेस कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, नए जो कंप्यूटर्स बन रहे हैं वो ऐसे पार्टिकल्स पे बनाए जा रहे हैं जिनसे उनकी स्पीड को बढ़ाया भी जा सके और साइज को रिड्यूस किया जा सके। जैसे मॉलिक्यूलर स्केल के कंप्यूटर आ गए हैं जिनको नैनो कंप्यूटर कहते हैं। अब नैनो कंप्यूटर की बात करें तो नैनो कंप्यूटर मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स पर बेस्ड है। मॉलिक्यूलर पार्टिकल कौन, एटम और मॉलिक्यूल, उनकी उनकी वजह से साइज कम हो गई, कैपेसिटी भी बढ़ गई, इसलिए हम कहते हैं उनकी स्पीड नैनो सेकंड में। तो ऐसी आपकी जो आपके इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आपके क्वांटम कंप्यूटर्स, तो क्वांटम कंप्यूटर की जब भी हम बात करें तो वो उनकी स्पीड और कम हो गई, सॉरी स्पीड बढ़ गई जो पिको सेकंड में आपकी होगी 10⁻⁻12। तो यहाँ पे मेजर फोकस हमेशा हमें हमें साइज और स्पीड पे दिया जाता है। अब देखो एग्जाम्पल पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, आपके जो भी सुपर कंप्यूटर हम काम में लेते हैं तो उनमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि आपके कंप्यूटर्स को हम दो तरह से यहां पर डिफाइन कर सकते हैं
कि जितने भी सुपर कंप्यूटर्स आपके हैं यहाँ में दो तरह से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर हम यहाँ पर कहते हैं किसके संदर्भ में, वर्ल्ड। एग्जाम में दुनिया के जो सुपर कंप्यूटर हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। और दूसरा जो संदर्भ आपका पूछा जाता है वो इंडिया, भारत के संदर्भ में पूछा जाता है। तो यहां पे देखो, सबसे पहला जो पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है किसके बारे में, फर्स्ट, प्रथम। देखिए वैसे देखो यहां पे सुपर कंप्यूटिंग की शुरुआत मानी जाती है सीडीसी 6600 के साथ 1965 में यहां पर ये बना। तो वास्तविक रूप से सुपर कंप्यूटिंग यहां से शुरू होती है, लेकिन इसको बाद में रिप्लेस किया गया है, और बाद में रिप्लेस किया गया है कौन से, क्रे 1, जिसे 1976 में बनाया गया। इसलिए बहुत सारे एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आता है तो सुपर कंप्यूटर किसको कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट क्रे 1 को। और इस सुपर कंप्यूटर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, सेमोर क्रे। इसलिए सुपर कंप्यूटर की क्या कहलाते हैं, ये जनक कहलाते हैं। देखिए भारत की बात करें तो भारत ने पहला जो सुपर कंप्यूटर बना है उस कंप्यूटर का नाम क्या कहलाता है, परम आर्टिजर। और ये कंप्यूटर बना है 1991 में। देखिए इसे आपकी बनाएगा एक कंपनी के माध्यम से जिसका नाम क्या है, सीडेक पुणे। तो कई बार यहां पर इसे कहते हैं सेंटर डेवलपमेंट। तो हम कहते हैं कि सेंटर डेवलपमेंट फॉर एडवांस्ड, ठीक है, हम कहते हैं कि एडवांस्ड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम में जैसे अभी क्वेश्चन आया था कुछ समय पहले कि सीडेक के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर की श्रृंखला जो है उसका नाम क्या है, तो कौन सा नाम है, परम। ठीक है, भारत में जो सुपर कंप्यूटर की जो जिम्मेदारी जो दी गई है एक व्यक्ति को दी गई है, विजय भाटकर। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, विजय भाटकर। ठीक है, ये जो पार्ट आपका यहां पर है, ठीक है, इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जो जनरली क्वेश्चन आता है वो किसके संदर्भ में आता है, फास्टेस्ट, सबसे तेज। अब ये चेंज होते रहते हैं समय के अनुसार, क्या होते रहते हैं, चेंज। ठीक है, अभी के समय में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ईआई कैप्टन। ठीक है, हम कहते हैं कि ईआई कैप्टन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का बनाया गया कंप्यूटर है। भारत का सुपर कंप्यूटर जो सबसे तेज है दुनिया का, भारत भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, एरावत। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी कौन सा है, एरावत। ये चेंज होते रहते हैं, ध्यान रखना कि नया कोई आ गया तो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अदर जो कंप्यूटर आपके होते हैं जो चर्चा में थे, ठीक है, पहले अगर बात करें आपके चर्चा में सुपर कंप्यूटर में कौन सा था, आईबीएम। आईबीएम का कौन सा था, समिट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसी तरीके से जापान का एक सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा चर्चा में था, ठीक है, फुगाको। ये सब किसी न किसी समय दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में से एक रहे हैं। ऐसे अगर बात करें आपका था सनवे, तो हम कहते हैं कि सनवे ताह्युलाइट। ठीक है, सनवे ताह्युलाइट ये किसका है, चाइना का। ठीक है, ऐसी आपकी इस कैटेगरी में एक सुपर कंप्यूटर था कौन सा, तिहाने सीरीज थी। ठीक है, तिहाने सीरीज ये भी किसकी थी, चाइना की थी। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था लूमी, और लूमी भी सुपर कंप्यूटर है, आपके कौन से देश का है, फिनलैंड का। देखिए ऐसे हम कहते हैं कि यहां भारत ने भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पहले कौन से वाला था, प्रत्यूष। पहले प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, जिसकी स्पीड 6.8 पेटा आपकी क्या मानी गई है, फ्लॉप्स आपकी है। प्रत्युष के साथ में एक और सुपर कंप्यूटर साथ में यूज हुआ था जिसका नाम क्या था, मिहिर। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें आपका कहा जाता है जैसे, ठीक है, भारत ने बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बना रखे हैं, जैसे भारत का भारत परम पदम हो सकता है। ठीक है, आपका जैसे कुछ समय पहले मोदी जी ने जिसका उद्घाटन परम शिवाय हो सकता है। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि परम उत्कर्ष, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, परम परवेगा हो गया, परम नाल हो गया, ऐसे बहुत सारे। तो मेन क्वेश्चन एग्जाम में बनता है इसके बारे में, या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इनके बारे में, तो ये नोट कर लो।
वैसे इसकी वेरीफाइड जो स्पीड है वो वेरीफाइड स्पीड 1.809 एग्जा फ्लॉप्स। ठीक है, वेरीफाई जो की गई है स्पीड है वो 1.809 एग्जा फ्लॉप्स है। लेकिन इसकी पीक स्पीड अगर बात करें, कहा गया कि कितनी है, 2.8 एग्जा फ्लॉप्स। ठीक है, इसकी पीक स्पीड वैसे कभी नहीं पूछता। ठीक है, तो याद रखना कि आपके पीक स्पीड जो है 2.8, हम कहते हैं 2.8 एग्जा फ्लॉप्स है। ये वेरीफाइड है, और ये आपकी स्पीड जो बताई गई है वो कौन सी स्पीड है, पीक स्पीड। जो होता है ना, कंपनी वाले बताते हैं माइलेज इतने का देगी, लेकिन वास्तव में वो देती कितना है वो उसका एक्चुअल है। जब आप चलाओगे तब पता चलेगा। इसकी भी याद रख लो, 13,170 टेरा फ्लॉप्स। ओके, नो।
चलिए देखो समझो, तो याद रखना कि ये सारे के सारे जो भाग आपके यूज किए जाते हैं वो बेसिकली एग्जाम्पल पर बेस पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहाँ पर मिलेगा, वो अभी रिसेंटली ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन आया वो किसका आया हुआ है, परम का, कि भाई आपके भारत में कौन सी सीरीज चलती है, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब देखो यहां पर ये सुपर कंप्यूटर पावरफुल तो बहुत है, लेकिन इस कंप्यूटर के साथ में मेजर जो ड्रॉबैक है, तो मेजर ड्रॉबैक ये है कि साहब ये वाला जो कंप्यूटर हम काम में लेते हैं, तो केवल और केवल इंजीनियरिंग, साइंटिफिक और रिसर्च पर्पज के लिए काम में लिया जाता है। हम कह सकते हैं डेडिकेटेड है किसी स्पेशल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब धीरे धीरे यहाँ पे हमें ऐसे कंप्यूटर्स की जरूरत होने लगी, तो ये जो जनरल पर्पस में भी क्या हो सके, काम में लिए जा सके, जो पावरफुल भी हो, जनरल पर्पस में भी काम में लिए जा सके। तो यहाँ पे देखो समझो कि हमने आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशन, आजकल जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम कहते हैं कि जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितने भी बड़े आपके संगठन है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई आपके यहाँ पर जैसे कोई भी रेलवे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक हो सकता है, या हम कह सकते हैं कोई भी कौन सी कंपनी हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। तो यहाँ पर ये बड़ी बड़े संगठन होते हैं और इन सभी संगठन का एक मुख्यालय होता है जिसे हेडक्वार्टर के नाम से यहाँ पर क्या किया गया, जाना गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि साहब बल्क में हमें डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन में बहुत सारी डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है, लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, पेमेंट होता है, इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पे हमें एक पावरफुल कंप्यूटर की यहाँ पे जरूरत होती है। तो ये सिमिलर मैनर में इन्होंने कहा कि साहब हमें अलग अलग जगह पे, इन्होंने कहा कि साहब हम अलग अलग जगह पर अपनी क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्रांचेस। तो इन्होंने कहा कि अलग अलग जगह पर हम किसी भी अपनी ब्रांच को बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने लोकेट कर दिया अलग अलग जगह पर अपनी ब्रांच। तो अपनी जब ब्रांच को लोकेट किया तो ब्रांच को भी मैनेज करने के लिए हमें किसी न किसी कंप्यूटर की यहाँ पर जरूरत होने लगी। ठीक है, ऐसे ही हम कहते हैं कि सब वहां पर कार्य करने वाले भी कुछ कंप्यूटर चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि वहां पे कार्य करने के लिए कुछ कंप्यूटर की हमें आवश्यकता महसूस हुई। तो इसलिए हमने कहा कि वहां वर्किंग जब हम करेंगे तो वहां पे किन पे करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे फिर से हमें अलग अलग तरह की कंप्यूटर, अलग अलग तरह की डिवाइस की जरूरत हुई। तो यहाँ पे देखो इस वाले भाग में हम कहते हैं कि आपके इन सभी को कनेक्ट किया जाता है आजकल किसी पर्टिकुलर माध्यम के द्वारा, हम कहते हैं। और आपने नाम सुना होगा नेटवर्किंग, आजकल नेटवर्किंग करते हैं। तो ये नेटवर्क में सारे कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ये एक नेटवर्क है। क्या हम कहते हैं कि एक तरह की ये कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी संगठन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर संगठन की ये वाली जो भाग है वो आपकी क्या कहलाती है, ब्रांच ऑफिस। और यहाँ पर ब्रांच ऑफिस में ये सभी आपके कौन से कंप्यूटर है, वर्किंग कंप्यूटर है जिन पे कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे देखो नेटवर्क के क्षेत्र में क्या होता है कि जितनी भी सर्विसेज प्रदान की जाती है वो सभी सर्विसेज एक मुख्य कंप्यूटर के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मेन सर्वर। मेन सर्वर होता है जो सब सारी, जब बैंक जाते हैं कई बार कहते हैं सर्वर डाउन चल रहा है, तो ये मेन सर्वर है। तो याद रखना कि जितने भी रेलवे, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इन सभी के मुख्यालय में मुख्य सर्वर के रूप में जिस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, हम कहते हैं बल्क डेटा प्रोसेसिंग जहां पर होती है, इसीलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहीं कहीं संज्ञा दी जाती है बिग आयरन की संज्ञा। तो यार ये सेकंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिनका उपयोग रेलवे, बैंक, बीमा कंपनियों के द्वारा, ठीक है, दैनिक जीवन में होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की आप कहते हैं कि सब ब्रांचेस बना दी, तो भैया मेन फ्रेम कंप्यूटर तो बहुत महंगा है और बोले इतनी जरूरतें नहीं है। तो ब्रांच ऑफिस में हमने कहा कि हमें मेन फ्रेम से कम पावरफुल दे दो, तो हम यहां पर एक मिड रेंज कंप्यूटर काम लेते हैं। तो हम कहते हैं कि मिड रेंज कंप्यूटर काम लेते हैं जिसकी क्षमताएं थोड़ी कम होती है
और ये जो मिड रेंज कंप्यूटर यहां पर काम में लिया जाता है, उस कंप्यूटर को कंसीडर किया जाता है, कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, मिनी कंप्यूटर। तो ये ब्रांच ऑफिस जितने भी ब्रांच ऑफिस में भी कोई ना कोई सर्वर यूज कर सकते हैं, या छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है भैया हमारे तो कम ही यूजर है। और ये वर्किंग कंप्यूटर जहां दैनिक जीवन पर, तो हम कहते हैं कि डे टू डे रूटीन पर हम यूजर आपके कोई भी कार्य करते हैं, तो इन सभी कंप्यूटर को कंसीडर किया जाता है वो कौन से कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। और कोई घर पे भी लगा लेता है इनको, तो घर पे लगा लेता है तो इन्हें कौन सा कंप्यूटर कह देते हैं, कौन सा कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। तो याद रखिए कि ये जो कंप्यूटर आपके होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ये सभी कौन से कंप्यूटर होते हैं, सिंगल यूजर। ठीक है, जबकि यहां पर मेन फ्रेम और ये दोनों ही कंप्यूटर कैसे होते हैं, मल्टी यूजर। इस पे भी एक समय में एक से ज्यादा यूजर काम करते हैं, इस पे भी एक से ज्यादा यूजर। तो हमेशा याद रखना कि आपके सेकंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जिनका उपयोग रेलवे, बैंक, बीमा कंपनी के द्वारा बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए काम में लिया जाता है वो कौन से हैं, कौन से, मेन फ्रेम। एक मिड रेंज कंप्यूटर जिसका उपयोग बड़े संगठन द्वारा अपने ब्रांच ऑफिस में सर्वर के रूप में किया गया है वो कौन सा है, मिनी। और हम कहते हैं कि एंड यूजर कंप्यूटर, अंतिम यूजर, ठीक है, एंड यूजर कंप्यूटर जहां पर हम दैनिक जीवन के विभिन्न प्रकार के टास्क को परफॉर्म करते हैं वो कौन से होते हैं, माइक्रो होते हैं। बस एक एक पॉइंट लिख लो। लेकिन नेक्स्ट लिखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें लिखो यह है सुपर कंप्यूटर के बाद, यह सुपर कंप्यूटर के बाद अधिक शक्तिशाली होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिनका उपयोग, जिनका उपयोग मुख्यतः, जिनका उपयोग मुख्यतः एक बड़े संगठन, एक बड़े संगठन जैसे, एक बड़े संगठन जैसे बैंक, बैंक, कॉमा रेलवे, रेलवे, कॉमा बीमा कंपनी, बीमा कंपनी आदि के द्वारा, आदि के द्वारा अधिक मात्रा में, आदि के द्वारा विभिन्न, आदि के द्वारा अधिक मात्रा में डेटा की प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग करने हेतु किया जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि मैसिव इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो ये जहां पर हम कह सकते हैं मैसिव इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कह सकते हैं कि जहां पर आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे इनपुट आउटपुट क्या हो रहे हैं, ऑपरेशन। या हम कहते हैं कि जहां पे ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं जिसे कंट्रोल करने की, या कई बार यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं कि यूज्ड एज मेन सर्वर। तो ये हम कहते हैं कि मेन सर्वर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप कहते हैं किसी भी संगठन के आपके मुख्यालय में मुख्य सर्वर के रूप में जो कंप्यूटर काम में आते हैं वो कंप्यूटर कौन से होते हैं, मेन फ्रेम। ठीक है, हाईली हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज भी यूज करती है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है जिनकी बल्क डेटा प्रोसेसिंग आपकी यूज होती है। तो स्टार्टिंग की बात करें तो बेसिकली आधार शुरू हुआ एनईए के साथ में 1945 के अंदर।
लेकिन हम कहते हैं कि पहली बार कॉमर्शियल रूप से आपका जो कंप्यूटर आपको उपलब्ध करवाया गया था, जिसका नाम कौन सा था, यूनिवेक फर्स्ट। कि कॉमर्शियली जिस कंप्यूटर को यहां पर उपलब्ध करवाया गया था यूनिवेक फर्स्ट था 1950, ठीक है, वन के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके आईबीएम, आईबीएम के जैसे 360 थे, आईबीएम के कौन से थे 370। ठीक है, ये वाले भी आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, इसी तरीके से हम कहते हैं कि आपकी आईबीएम की, ठीक है, हम कहते हैं आईबीएम की 7000 सीरीज आपकी होती है। और नाउ डेज द मोस्ट पॉपुलर सीरीज ऑफ आईबीएम की कौन सी सीरीज है, जेड सीरीज। ठीक है, जेड 16 जो अभी के समय में सबसे पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर में से एक माना जाता है। तो ऐसे ही ये जो पार्ट आपके हैं जो यूज किए जाते हैं अभी के समय में, जो सबसे प्रचलित आपका कौन सा है, आईबीएम का, आईबीएम का कौन सा, जेड 16 है, ये आपका है। तो याद रखना कि मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर माने जाते हैं सुपर कंप्यूटर के बाद। तो याद रखना कि जब भी एग्जाम में आपका नाम आ जाए, बैंक आ जाए, रेलवे आ जाए, बीमा कंपनी आ जाए, सीधा कौन सा कंप्यूटर कर दो, मेन फ्रेम। और याद रखना कि बल्क डेटा प्रोसेसिंग है, इसलिए इसको क्या किसकी संज्ञा दी गई है, बिग आयरन की संज्ञा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसे बिग आयरन की संज्ञा दी गई है, तो कौन सा वाले को, मेन फ्रेम। अब कहते हैं कि साहब यहां पर ठीक है लेकिन बहुत महंगा है, इतनी जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए आजकल क्या किया गया कि मेन फ्रेम से कम पावरफुल, कम खर्चीला एक कंप्यूटर यूज किया गया, जिसे क्या कहा गया, मिनी। और मिनी जो कंप्यूटर होते हैं ज्यादातर, जैसे होता है ना कंप्यूटर लैब वगैरह होती है, जिनकी लैब बहुत बड़ी है, वहां पर सर्वर लगाना होता है, कोई डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का सर्वर तैयार करना है, वहां पर यूज करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट, लिखिए मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इसमें लिखिए इसे, इसे मिड रेंज कंप्यूटर भी, मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है, मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग मुख्यतः एक बड़े संगठन द्वारा, एक बड़े संगठन द्वारा, एक बड़े संगठन द्वारा अपनी ब्रांच ऑफिस, अपनी ब्रांच ऑफिस या विभिन्न विभागों में, विभिन्न विभागों में, विभिन्न विभागों में सर्वर के रूप में किया जाता है, सर्वर के रूप में किया जाता है, सर्वर के रूप में किया जाता है। तो जनरली यहाँ पे इनकी साइज कितनी होती है, जैसे एक रैक में आ जाता है, या होता है ना कि छोटे वाला फ्रीज होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो सिंगल डोर का फ्रीज आता था ना पहले, तो बस वैसे ही आपका एक कंप्यूटर आपका यूज होता है, और उस कंप्यूटर को कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, ये। तो यहाँ पे देखो आपके अलग अलग कंप्यूटर आपके यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रचलित आपका कौन सा है, PDP-8 1965 में। ठीक है, याद रखना चाहो तो डीसी ने बना है, डीसी का पूरा नाम होता है डिजिटल, ठीक है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो यहां पर सबसे प्रचलित जो आपका भाग यूज होता है, जिसे PDP-8 के नाम से यहां पे जाना गया। तो यहां पर इसके बाद में तो आपके बहुत सारे कंप्यूटर बने डीईसी का ही,
ठीक है, पीडीपी कौन सा आ गया, 11, पीडीपी 11 जो प्रचलित है ये है। तो ये हमें बस नेम याद रखना है कि कौन सा यूज होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला जो पार्ट आपका यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट जो कंप्यूटर आजकल हम यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर हैं, माइक्रो कंप्यूटर। तो याद रखना कि हमारे द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सब कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होता है, माइक्रो। और माइक्रो कंप्यूटर को ही हम कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो लिख लीजिए इसमें एक पॉइंट, माइक्रो कंप्यूटर। इसमें लिखो माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर को पीसी, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है जिसका उपयोग जिसका उपयोग जिसका उपयोग एक एंड यूजर द्वारा एक एंड यूजर द्वारा एक एंड यूजर द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने हेतु किया जाता है। कार्यों को करने हेतु किया जाता है। तो एग्जाम्पल में शुरुआत में आपका मिक्रेल एन के नाम से था, फिर आपके जो प्रचलित सुपर आपके माइक्रो कंप्यूटर बना वो कौन सा था, ऑल्टेट 8800। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक प्रचलित माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, अल्टेट 8800 था। ठीक है, ऐसे ही फिर आपके ये कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर है बताओ, फोर्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन में आए थे, फोर्थ। जनरली हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए हैं, फोर्थ जनरेशन में ये कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए। आजकल तो फिर इसके बाद में हम अलग अलग यूज करने लगे, जैसे लैपटॉप का भी यूज कर रहे हो आप, ठीक है, टैबलेट का भी यूज कर रहे हो, आजकल पाम टॉप का भी यूज कर रहे हो। इसके अलावा जैसे पीडीए, पीडीए जो आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो स्मार्टफोन वगैरह जो होते हैं वो सब किसमें शामिल किए जाते हैं, पीडीए में। ठीक है, आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो यहां पर ये सब माइक्रो है। ध्यान रखना है कि माइक्रो की जब भी बात करें तो माइक्रो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किस तरह का कंप्यूटर होता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर। कि इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये सिंगल यूजर की तरह कार्य करे। और ये ज्यादातर हम कहाँ पे काम कर रहे हैं कि जैसे छोटे बिजनेस में कोई डेटा प्रोसेसिंग करनी है, घर में कोई काम करना है, तो यहाँ पे होम यूजर्स के लिए ज्यादा आपका कौन सा यूज होता है, पीसी। हम जब भी बाजार से खरीद के लेके आते हैं वो कौन सा है, पीसी। इसकी साइज जो है आपकी डेस्कटॉप जितनी होती है, हम कहते हैं डेस्क डेस्क जैसी होती है वैसी होती है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लिखा हुआ है, पहला वर्ड लिखा हुआ है पहली यूनिट का, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का परिचय माना जाता है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स बेस आ जाते हैं, जैसे समझो आप जल्दी से कि जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे जल्दी से एक बार हम देख लेते हैं जो आए हुए क्वेश्चन है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे डायरेक्टली कि आपसे पूछ लिया गया कि दुनिया यहां पर पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, पीडीपी 8 है। अभी आपने पढ़ा कि पीडीपी 8 फर्स्ट है। एनई की बात करें तो हम कहते हैं कि फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, यहाँ पे यूनिवेक नहीं है, यूनिवेक फर्स्ट कॉमर्शियल पर्पस कंप्यूटर था, एडवेक स्टोर्ड प्रोग्राम पर बेस्ड कंप्यूटर था।
ठीक है, इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर इस तरीके से आ गया कि आपके मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा कंप्यूटर आएगा? अरे अभी तो बता, मिनी कैसे होगा? कौन सा? मिनी का तो मतलब हमेशा याद रखना किस नाम से आएगा? कौन सा? मिड रेंज। और माइक्रो की जब भी बात करेगा तो पीसी की बात करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका यहां पर इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि यहां पर पूछा गया कि उस विकल्प की पहचान कीजिए जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की कंप्यूटेशन स्पीड के आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। देखो सबसे पहला दिया हुआ मिनी कंप्यूटर। क्या मिनी कंप्यूटर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब जब भी चार ऑप्शन होते हैं तो चार में से ये देखो कि सबसे आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम किसमें है, फिर उसके बाद किसमें है, या फिर अब इस पे क्या उल्टा लिखा हुआ है? अगर आप देखोगे तो इसमें जो अपने सीक्वेंस लिखी थी वो कैसे लिखी हुई है? उल्टी। तो इसमें सबसे पहले देखो, अगर इधर से लास्ट में देखें तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? सुपर। कौन सा आएगा? सुपर। तो देखो सबसे लास्ट में यहां पे भी सुपर है, यहां पे भी सुपर है, इस जगह पे भी आपका क्या है? सुपर। और इधर क्या है? सुपर। ठीक है, सुपर के बाद में कौन सा था? मेन फ्रेम। सुपर के बाद में कौन सा है? मेन फ्रेम। यहां डेस्कटॉप है, हटा दो। यहां पर क्या है? मिनी है। ठीक है, यहां क्या है? मेन फ्रेम। यहां अब देखो इन दोनों तो हट गए ये दोनों। अब देखो मेन फ्रेम के बाद में कौन आता है? मिनी। मिनी के बाद में कौन सा आता है? माइक। डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब कौन सा? ठीक है, कौन सा कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इसने क्या किया है कि सीक्वेंस तो वही है लेकिन एरो चेंज कर दिए इसके। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। ठीक है, अगला जो पार्ट आपका यहां पर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि यहां पर क्वेश्चन है कि यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर आर लार्जर एंड नॉट बिन मीन टू बी पोर्टेबल। इसने कहा कि भाई इनमें से कौन सा कंप्यूटर नहीं है पोर्टेबल? पोर्टेबल कौन नहीं है? डेस्कटॉप। हमेशा डेस्कटॉप एक डेस्क पे रख के काम में लेते हैं, इसलिए वो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे जो दिया गया इस तरीके से आ जाता है कि यहां पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? कौन है? लैपटॉप। इसलिए इन्हें पोर्टेबल या मोबाइल पीसी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहां पर दिया गया इस तरीके से कि क्वेश्चन इस तरीके से निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग बड़े संस्थान और सरकारी एजेंसी जैसे बैंक, मैंने बताया बैंक नाम आते ही सीधा क्या कर दो? कौन सा कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहां पे इस तरीके से दे दिया गया कि नेक्स्ट आपका इस तरीके से एग्जाम्पल पर बेस आ गया कि क्वेश्चन है कि यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो दिया गया है उस वाले भाग में अगला देखो इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल आपका दिया गया ये कि सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला जिसे पुणे भारत ने सेंटर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा किसमें परम। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था अभी एक एग्जाम में। दिनेश बोर्ड कॉपी पेस्ट करता है पुराने पेपर में से, अब चाहे वो कहीं से भी आया हुआ हो। ठीक है, नया सवाल बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, हमेशा पुराने सवाल मिलेंगे। ठीक है, ऐसे अगर बात करें यहां पर ये वाला क्वेश्चन है देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्रणाली है जिसे विशेष रूप से जटिल वैज्ञानिक औद्योगिक समस्या को हल करने के लिए किया गया है? कौन सा होगा? कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं देखो ये वाला। ठीक है, अगला जो इस तरीके से सेम इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? अब देखो यहां पर नेटवर्क की बात कर रहा है कि आप पूछा गया कि कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर, उसे नेटवर्किंग में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। नेटवर्क का मतलब आ गया तो सर्वर वर्ड आएगा। अगला देखो इसमें ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तो ये तो हमने कर लिया, कंप्यूटेशन स्पीड वाला हो गया। चलिए यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ गया।
कि नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास में दिया गया है कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन नहीं है। कौन सा नहीं है? उबंटू। उबंटू क्या है? हम कहते हैं कि लाइनेक्स से आपके वर्जन में से एक वर्जन आता है, वो कौन सा है? उबंटू। जैसे होता है ना रेड हैट, फेडोरा, ठीक है, मिंट, ब्लैक लाइनेक्स, काली लाइनेक्स, आपकी सेम्बियन, ये सब। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमने पढ़ा उससे संबंधित अंतिम सवाल है ये कि निम्नलिखित में से किसे भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं? किसे कहते हैं? विजय भट्ट। ठीक है, तो अब आपके पास में चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से मेरी तरफ से समाप्त है। घर जाइए, घर जाकर आप लोग सॉल्व करिए। लगभग 350 सवाल चैप्टर नंबर 1 के हैं आपकी बुकलेट में। ठीक है, सॉल्व करिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, वो हम टेस्ट के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये होना चाहिए, चाहे एक सवाल आए या चाहे 2 सवाल आए, एक भी सवाल यहां से हमारा क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे फिर हार्डवेयर शुरू करेंगे।